तो मार्शमेलो का भी। या गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ, दो वीडियोस मैंने भेजे थे। वन ऑफ देम वाज मार्शमेलो टेस्ट एंड सेकंड वन वाज द क्लासिकल कंडीशनिंग। तो आप चैट बॉक्स में बता रहे थे सोनी आपने देखा है मार्शमेलो वाला। ओके। क्या आपकी ऑब्जर्वेशन रही, क्या आपने उसमें देखा, क्या आपको लगा? उससे मैंने यही एक्शन। देखा कि इफ यू ऑफर टू कॉफी तो फ्यू किड्स एग्री करते और कुछ नहीं करते। मतलब वो तो पेशेंस के ऊपर हो ना कि लाइक उनको एग्री करना है नहीं एग्री करना है। हम्म। कुछ में उनमें पेशेंस है, कुछ बच्चों में। राइट राइट। और वही मैंने। दूसरा वाला देखा आपने जो। हाँ, उसमें वो साउंड के ऊपर है ना, लाइक साउंड से उसको पता है, उसको टेम्पटिंग होता है ना उस साउंड से, डॉग राइट का। और उसको राइट। बेल बजती ही टेम्पटिंग होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। वैसा है। वही फाइन। मैंने देखा। ओके। ग्रेट। Ritu, what's your understanding of both the videos? Actually, sorry, ma'am, I forgot to check. Now, when you're mentioning, then only I'm remembering that I was supposed to. Okay, Yeah, no issues, no issues. but आप I'll देख see लीजिएगा। them today. Yeah, हाँ, I'll see them today. Yes. श्योर। ये वीडियोस देखने से कंसेप्ट्स जो है वो आपको समझने में थोड़ा इजी होगा। Right. जैसे सोनी ने देखा है, वन वीडियो इज मार्शमेलो टेस्ट। ब्रीफ में मैं आपको बता देती हूँ। हम बात कर रहे थे बच्चों को पेशेंस हमें सिखाना बहुत जरूरी है। तो कुछ साइंटिस्ट ने ये टेस्ट किया बच्चों पे। एक रूम में एक बच्चे को बिठाया। मार्शमेलो जनरली किड्स लाइक, क्योंकि ये फॉरेनर साइंटिस्ट है तो उन्होंने मार्शमेलो टेस्ट किया। हम अपने घर पे भी कर सकते हैं। मैंने अपने 7 ईयर ओल्ड सन के साथ किया था। कोई भी उनकी फेवरेट चॉकलेट आप वहां रख दीजिए टेबल पे एक प्लेट में। और बच्चे को एक फिक्स टाइम दे दीजिए, लाइक 20 मिनट्स आपने दे दिए कि 20 मिनट्स तक इस रूम में आप अकेले हो। ये आपकी फेवरेट टॉफी यहाँ पे पड़ी है, आपको इसे खाना नहीं है। अब अगर आपने 20 मिनट्स तक इसको नहीं खाया तो आपको एक और टॉफी मिलेगी। बट इन केस आपने इसको खा लिया तो फिर आपको एक और टॉफी नहीं मिलने वाली है। अब बच्चा, वो टॉफी उसकी फेवरेट है तो उसकी इच्छा होगी बार बार खाने की। तो दिस इज द टेस्ट टू चेक द पेशेंस लेवल ऑफ द चाइल्ड। बच्चा पेशेंस कितनी देर तक रख सकता है। अब अगर हम कोई नॉर्मल चीज रख देंगे तो ऑब्वियसली बच्चा पेशेंस रख ही लेगा। तो इट इज मैंडेटरी कि उसकी फेवरेट चीज रखी जाए। वहां पे उन्होंने मार्शमेलो कैंडीज रखी थी और उन्होंने एक एक करके बहुत सारे बच्चों पे ये टेस्ट किया था। तो सम ऑफ देम वर क्वाइट पेशेंट कि नहीं ये हमारी फेवरेट है, लेकिन क्योंकि हमें एक और मिलेगी एज अ रिवॉर्ड तो हम इसे ना खाएं। कुछ बच्चों ने पेशेंस रखा। वो बच्चे को अकेला छोड़ के जो हमारे एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट थे वो बाहर चले गए उन्हें समझा के। और आफ्टर 20 मिनट्स ही केम बैक। अच्छा, रूम में उन्होंने हिडन कैमरास वगैरह लगा देते हैं टू ऑब्जर्व बच्चा क्या कर रहा है। कुछ बच्चे उस टॉफी को कभी देख रहे हैं, कभी टच कर रहे हैं, कभी उलट पुलट के देख रहे हैं, वापस रख रहे हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि देख देख के ज्यादा इच्छा होगी तो ऐसे आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाते हैं। तो हर बच्चे का अपना अपना तरीका है टू डील विद दैट अर्ज या क्रेविंग कि मुझे इसको खाना है। और हर बच्चा अपने तरीके से डील करता है। कुछ बच्चों ने पेशेंस रखा। आफ्टर 20 मिनट्स व्हेन दे री एंटर्ड द रूम तो ये था कि बच्चे ने नहीं खाई एंड दे वर वेरी हैप्पी कि ओ अच्छा आपने नहीं खाई। तो बच्चों ने बहुत हैप्पीली उस चीज को प्राउडली दे फेल्ट कि हाँ हमें एक और मिलने वाली है, वी हैड दैट पेशेंस। और फिर उन्हें एक और रिवॉर्ड के रूप में मिली। कुछ बच्चों से नहीं हुआ कंट्रोल तो उन्होंने खा ली। अब इस एक्सपेरिमेंट का लॉजिक क्या है? हमने चेक तो कर लिया कि इस बच्चे में पेशेंस है इसमें नहीं है, बट एक्चुअल एक्सपेरिमेंट वाज डन आफ्टर 14 ईयर्स। उन्हीं सेम ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को 14 ईयर्स के बाद फिर से बुलाया गया, उनसे बात की गई। उनकी लाइफ और उनकी जो भी शेड्यूल है उस पर थोड़ा सा डिस्कशंस हुआ, ऑब्जर्वेशन हुआ। तो ये निकल के आया कि जो बच्चे उस समय उस मार्शमेलो कैंडी को खाने से अपने आप को रोक पाए थे फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, उन बच्चों का पेशेंस लेवल तो हाई है, ये तो पहले ही पता चल गया था। अब 14 साल बाद ये पता चला कि उन बच्चों की मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ भी मच मोर स्ट्रोंगर देन द अदर चिल्ड्रन। इतना इमोशनली स्ट्रांग है वो। जो बच्चा छोटी एज में अपनी क्रेविंग को होल्ड कर सकता है फॉर 20 मिनट्स, वो बच्चा बड़ा होके
अपने इमोशंस को, लाइफ में आने वाले अपने हर्डल्स को फेस करने के लिए स्ट्रांग इनफ है। तो ये जो पेशेंस है जिस पे हम पिछले क्लास से बात कर रहे हैं, ये बच्चों की इमोशनल और मेंटल हेल्थ को भी स्ट्रांग बनाने में हेल्पफुल है। दिस वॉज द क्रक्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। बाकी जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से ये समझ में आएगा, राइट? हाँ, यस सोनी, आप, आई वुड अप्रिशिएट, आप कीजिए अपनी बेटी के साथ और 20 मिनट्स के लिए उसको दे दीजिए अपनी फेवरेट कैंडी। हाँ, बट ये प्रॉमिस पूरा करना कि अगर 20 मिनट्स उसने वेट कर लिया तो उसको हग करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे और उसको थोड़ा सा समझाएंगे कि बेटा ये मैंने क्यों किया। ये सिर्फ ये नहीं है कि तुम अपनी फेवरेट टॉफी खाती हो या नहीं खाती हो, इसका ये मतलब है कि तुम्हारे अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो गॉड ने तुम्हें गिफ्ट दी है, वो है पेशेंस। तुम अपनी इच्छा को कंट्रोल करना जानती हो। तो ये तुम, आप जब उसे समझाओगे कि जब तुम बड़ी हो जाओगी, लाइफ में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आएंगे, कई बार सिचुएशन फेवरेबल नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में तुम अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर पाओगी। तुम सीख पाओगी कि कैसे परेशानियों का सामना करना है, तो तुम्हारी इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है। तो ये चीजें जब आप बोलेंगे ना कि ये गुण है, गॉड गिफ्ट है, पेशेंस है, इमोशनली यू आर स्ट्रॉन्ग टू फेस द चैलेंजेस ऑफ द लाइफ, तो ये चीजें आपके द्वारा बोली गई आपके बच्चे के लिए मोटिवेशन और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम करेगी। तो जब भी हम कोई एक्टिविटी करें जो मैं आपको बताऊं, तो उसको बच्चे को एक्सप्लेन भी कीजिए विथ लॉजिक कि हमने ये क्यों किया और इसका आउटकम क्या है। और जब भी आप ऐसा करें, मैं अगर पूछना भूल जाऊं तो नेक्स्ट क्लास में मेरे साथ शेयर कीजिए, और आप क्लास में शेयर नहीं करना चाहते तो व्हाट्सएप पे आप मुझे शेयर कर सकते हैं। Some of you have shared with me the 2 activities which I have given कि 2025 से आपने क्या अचीव किया। मैं आपको आज मैं सेंड कर दूं, मैं ऐसे भूल गई थी, नो मैंने लिख के प्रॉब्लम, रखा है। फाइन फाइन। तो प्रीतु और सोनल ने मेरे साथ शेयर किया है 2025 से आपने क्या अचीव किया, 2026 में आप क्या गिव अप करना चाहते हैं या क्या अचीव करना चाहते हैं। लिखने का पर्पस ये नहीं है कि मैं जानूं आप क्या कर रहे हैं, लिखने का पर्पस है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको रिकॉल करता रहे टाइम टू टाइम। तो अब आप हर थोड़े थोड़े दिन में अपने आप को रिमाइंड करवाते रहिए कि हाँ ये चीज मैंने लिखी थी, मुझे गिव अप करनी है। तो उस पे आपको खुद को काम करना भी शुरू करना है। इन बिटवीन क्लासेस में हम कुछ कुछ एक्टिविटीज करते भी रहेंगे जिससे वो चीजें करने के लिए आपको पॉजिटिविटी और इन्फोर्समेंट मिलता रहे। फाइन। तो ये थी मार्शमेलो टेस्ट की बात, जहां पेशेंस लेवल पे हमने काम किया था, जो आप प्रैक्टिकली बच्चों के साथ कर सकते हैं। ये आपका टास्क है, आप बच्चों के साथ कीजिए ये एक्सपेरिमेंट, और वीडियो भी देखिए अगर आपने नहीं देखा है। फाइन। दूसरा मैंने वीडियो जो भेजा था वो था क्लासिकल कंडीशनिंग। मैंने बताया था पैवलो का ये एक एक्सपेरिमेंट है, और मेरी स्क्रीन पे आपको ये पीपीटी दिखाई दे रही है? यस मैम। तो ये चीजें हमने डिस्कस की थी कि क्लासिकल कंडीशनिंग की हम बात कर रहे हैं, तो हमने ये डिस्कस किया था फास्टेड डिमांड टू डिलीवरी मॉडल। आप लोगों को याद होगा कि बच्चों की कोई भी चीज डिमांड करते ही या इच्छा जताते ही हम उसकी इच्छा या डिमांड पूरी कर देते हैं, उससे हम उनकी एक्सपेक्टेशंस हाई कर रहे हैं। जितनी उनकी एक्सपेक्टेशन हाई होगी उतना, जब उनकी इच्छा पूरी नहीं होगी, जरूरत पूरी नहीं होगी, तो उनके फ्रस्ट्रेशन और टेंट्रम बढ़ेंगे। बच्चा चीजों की और रिसोर्सेज की वैल्यू नहीं करेगा और उनमें पेशेंस नहीं रहेगा। अब पेशेंस की क्या इंपॉर्टेंस है वो हमने समझी अभी इस टेस्ट के द्वारा, और आप वो करेंगे अपने बच्चों के साथ में। अब वो हमेशा अपनी डिजायर्स और नीड्स के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। ये कुछ चीजें हमने सीखी थी। अब बच्चों के ब्रेन को कंडीशनड कैसे करें। अब ये कोई मैजिक तो है नहीं कि फीवर आया, टैबलेट दी और बच्चे का बुखार 2 दिन में उतर जाएगा। ये हम बात कर रहे हैं कंडीशनिंग की, जो हम बच्चे के बिहेवियर पे काम करना चाह रहे हैं कि बच्चा चिड़चिड़ा होता है, बहस करता है, जिद करता है, हमारी बात नहीं सुनता। ये सारा निकल के आ रहा है रूट्स कि हमें कहाँ काम करना है। हम क्या करते हैं, जो वो कर रहा है ना उसको इग्नोर करने की या उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। कि बच्चा रो रहा है, करने के लिए तो हम बच्चे को डांट के भी चुप करा सकते हैं, या ज्यादा छोटा बच्चा है तो एक थप्पड़ भी लगा देते हैं कुछ पेरेंट्स। ऐसा करके अभी के लिए आपने उसका टेंट्रम तो होल्ड कर दिया,
पर आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि आपके और आपके बच्चे के बीच में जो कनेक्शन है उसको आपने थोड़ा लूज कर दिया। फिर दोबारा ऐसा हुआ तो और लूज कर दिया। 3 बार, 4 बार, 5 बार होते होते ये जो ऐसा बॉन्ड होता है ना, ये लूज हो गया। अब लूज होने से क्या, जैसे ही छोटी मोटी भी कोई रोक टोक, बहस, या बच्चों को लगता है रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, तो बच्चा धीरे 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 हमसे दूर होने लग जाता है। जब बच्चा हमसे दूर होता है तो हमसे शेयर नहीं करता, शेयर नहीं करता तो हमें पता नहीं चलता उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। धीरे धीरे फिर हम ऐसे हो जाते हैं, ओपोजिट फेसिंग ईच अदर। तो हम अपनी लाइफ में, बच्चा अपनी लाइफ में। अब अभी बच्चा छोटा है तो वो फील कर रहा है कि मम्मा या पापा मुझे सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, या मेरी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब ये फेज आ जाएगा ना, तो हम ये फील करेंगे कि यार मेरा बच्चा मुझसे अपनी बातें शेयर नहीं कर रहा, उसकी लाइफ में हो क्या रहा है, कैसे फ्रेंड्स के साथ वो उठ बैठ रहा है, क्या वर्चुअल दुनिया में वो फेस कर रहा है। तो ये स्थिति ना आए उसके लिए हमें ये दूरी घटने बढ़ने से बचानी है और अपने बॉन्ड को स्ट्रोंगर रखना है। अब इस बॉन्ड को स्ट्रोंगर रखने के लिए सिर्फ अगर हम दिन भर बच्चे को ब्लेम करेंगे या फिर उसको लेक्चर देते रहेंगे कि तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा नहीं करते हो, या हम अपनी सिचुएशन उनको बार बार, अरे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ, या बहुत बिजी हूँ, या थक गई हूँ, या बाहर जाना है, या फाइनेंशियली कुछ सिचुएशन है, आप बार बार परेशानियां भी बताते रहेंगे तो बच्चे की फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। हमें धीरे धीरे पॉजिटिव तरीके से बच्चे की कंडीशनिंग करनी है। अब कंडीशनिंग एक्चुअली क्या होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग, उसके लिए वो वाला जो एक्सपेरिमेंट था, आपको देखना है, क्लासिकल कंडीशनिंग वाला, पैवलो वाला। उसमें सोनी आपने देखा है, आपने रिलेट किया है, जो मैंने पिछली क्लास में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि डॉग है, उसको जब खाना मिलता है तो भूख की वजह से या खाने की टेम्पटिंग हो जाए। क्रेविंग, हाँ, टेम्पटिंग होती है। और वो टेम्पटिंग कैसे होती है, हिंदी में एक मुहावरा है, मुंह में पानी आना। सुना होगा हम्म। हम सबने कि खाना इतना टेस्टी, उसकी खुशबू से ही मुंह में पानी आ गया। ये चीज उस डॉग के केस में हुआ, सेलिब्रेशन, यानी उसके मुंह में पानी आया, लार टपकना। बेल बजते ही वो आना शुरू हो गया, फिर वो खाना हाँ, आया नहीं है, उसको बेल बजी में एग्जैक्टली। टेम्पटिंग। हाँ, तो पहले वो खाना देख के या खाने की खुशबू से आ रहा था। धीरे धीरे जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, आई एम सॉरी, तो इन्होंने खाना देने से पहले बेल बजाई, फिर खाना दिया, बेल बजाई, फिर कंटिन्यू कुछ दिन होने से डॉग का ब्रेन कंडीशनड हो गया कि बेल बजी मतलब खाना आएगा। तो अब अगर उन्होंने बेल बजाई, खाना नहीं भी आया, तो डॉग के मुंह से लार टपकना यानी सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया, यानी डॉग का ब्रेन कंडीशनड हो गया। अब ये चीज हम क्यों समझ रहे हैं, ये चीज हम इसलिए समझ रहे हैं कि बेल जो है वो है हमारा रेस्पॉन्स, हमारा बिहेवियर, और सेलिब्रेशन जो है वो है हमारे बच्चों का बिहेवियर। कैसे, ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, क्लासिकल कंडीशनिंग। यस मैम। दो चीजें मैंने लिखी है, स्टिमुलाई एंड रेस्पॉन्स। स्टिमुलाई डॉग वाला अगर हमने केस समझा है, वीडियो देखा है, तो बेल का बजना इज द स्टिमुलाई, जो उसके डॉग के दिमाग को एक्टिव कर रहा है कि हाँ बेल बज गई यानी खाना मिलने वाला है। और रेस्पॉन्स है उसके मुंह से सेलिब्रेशन होना, लार टपकना, मुंह में पानी आना। इन द सेम केस, ये डॉग का एक्सपेरिमेंट सिर्फ कंसेप्ट समझने के लिए है, हमें अपने बच्चे को डॉग से कंपेयर नहीं करना है, सिर्फ कंसेप्ट समझना है कि क्या होती है कंडीशनिंग। अब यहाँ देखिए कि स्टिमुलाई वाला जो बॉक्स है वहां आपका बच्चा है, और रेस्पॉन्स वाले बॉक्स में आप हैं, ऐसा इमेजिन कर लीजिए, ठीक है। अब स्टिमुलाई है चाइल्ड टेंट्रम, बच्चा रोया, मुझे टॉफी चाहिए। आपका रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स है पेरेंट्स रेस्पॉन्स, आपने टॉफी दे दी। बच्चा कंडीशन है कि मैं टॉफी मांगता हूँ, मुझे मिल जाती है, मुझे नई ड्रेस चाहिए, मुझे टॉय चाहिए, मुझे नई बुक चाहिए, जो वो मांग रहा है आप दे रहे हैं। इसको हमने पॉज डालना सीखना है, ये हमने बात की थी। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हम इंटेंशनल पॉज पॉज डाल रहे हैं, वो तो अब हम कर रहे हैं बच्चे को सिखाने के लिए। कई बार सिचुएशनल होता है, सरकमस्टेंसेस होती है। आज बच्चे को कुछ चाहिए पर आज आप बिजी हैं, या बच्चा नई ड्रेस चाहता है बर्थडे पर, लेकिन अभी कुछ गेस्ट आने वाले हैं, उसके बर्थडे से 2 दिन पहले आपको कहीं शादी में, फंक्शन में जाना है,
आपके पास टाइम नहीं है पैकिंग अनपैकिंग इन सब के बीच कि आप मार्केट जाके उसे नई ड्रेस दिला सकें। कोई भी स्थिति हो सकती है। हमारे बच्चे का पेशेंस लेवल इतना होना चाहिए कि वो इस चीज को समझ सके कि अभी पॉसिबल नहीं है। इट्स ओके अगर मुझे इस बार बर्थडे पे नई ड्रेस नहीं मिल रही है, नेक्स्ट मंथ मिल जाएगी, फाइन। अब उसके लिए हम अपने बच्चे का ब्रेन कैसे कंडीशन कर सकते हैं? स्टिमुलाई इज चाइल्ड टेंट्रम। आपने कहा बेटा अभी तो क्या है, गेस्ट आने वाले हैं घर पे, उसके बाद हमें जाना है शादी में, तो मुझे पैकिंग भी करनी है, तो अभी क्या है थोड़ा टाइम नहीं मिल पाएगा, तो इस बार बर्थडे पे तुम्हें नई ड्रेस नहीं मिलेगी, बट आई प्रॉमिस नेक्स्ट मंथ पक्का दिला दूंगी। ये सुनते ही बच्चा हैप्पीली मान जाएगा, जरूरी तो नहीं है, बर्थडे इज वेरी स्पेशल फॉर हिम। अब वो रोना स्टार्ट करेगा या जिद स्टार्ट करेगा या इमोशनल ब्लैकमेलिंग स्टार्ट करेगा कि अरे प्लीज मम्मा दिला दो ना, 1 घंटे में मिल जाती है ड्रेस, तो आपको मेरे लिए ही टाइम नहीं है, आपके लिए गेस्ट इंपॉर्टेंट है या मैं, आपके लिए शादी में जाना इंपॉर्टेंट है या मैं, इस तरह की इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी बच्चा कर सकता है। ये है स्टिमुलाई, बच्चे का टेंट्रम। अब आपका रेस्पॉन्स, आप जब पहला रेस्पॉन्स देते हैं तभी सोच समझ के दीजिए। इज इट पॉसिबल फॉर यू कि गेस्ट आ रहे हैं, आपको जाना है पैकिंग करनी, उस बीच में एक दिन 2-4 घंटे का टाइम निकाल के मार्केट जाके आप उसे ड्रेस दिला सकते हैं? इफ इट इज पॉसिबल और फिजिबल फॉर यू, देन से ठीक है बेटा मैं कोशिश करूंगी, मैं तुम्हें ड्रेस दिला दूंगी। पहली बार में ये बोल दो, सिचुएशन बता दो ताकि उसे पता रहे कि ऐसी सिचुएशन में भी मेरी मम्मा या पापा मेरे लिए कर रहे हैं, बट ठीक है मैं दिला दूंगी, तो फिर उसे दिला दो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं पॉसिबल ही नहीं है कि इतने भागदौड़ के बीच में मैं एक दिन शॉपिंग पे जा सकूं, और ये बात आपने उसको बोली, तो स्टे फर्म ऑन योर डिसीजन कि बेटा अभी तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, मम्मा को बिल्कुल टाइम नहीं, आई लिटरली प्रॉमिस यू अगले महीने तुम्हें जरूर दिला दूंगी या शादी से आने के बाद 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें दिला दूंगी। अब बच्चा जब टेंट्रम थ्रो कर रहा है या तो रो रहा है या इमोशनल डायलॉग्स बोल रहा है, तब आपको उसके इन टेंट्रम्स की वजह से अपना रेस्पॉन्स चेंज नहीं करना है। जैसे ही आपने अपना रेस्पॉन्स चेंज किया, अपना डिसीजन चेंज किया, बच्चा ये उसका ब्रेन कंडीशन हो जाएगा कि मेरे ऐसा करने पर मुझे मेरी चीज मिल जाएगी। जैसे डॉग का ब्रेन कंडीशन हो गया कि जरूरी नहीं खुशबू आई तो खाना मिलेगा, घंटी बजी तो भी खाना मिल सकता है, तो हमारे बच्चे का ब्रेन कंडीशन हो जाएगा कि मेरे मांगने पर नई ड्रेस या टॉय नहीं मिला, पर मैं रोया तो मिला। या फिर मैंने जब इमोशनली बोला आपको मेरे लिए ही टाइम नहीं है, मेरी फीलिंग्स की आपको परवाह नहीं है, आपके लिए गेस्ट इंपॉर्टेंट है, शादी में जाना इंपॉर्टेंट है, तो मैंने थोड़े से इमोशनल डायलॉग फेंके और मेरी मम्मा पिघल गई। तो अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, वो शुरुआत ही वहीं से करेगा, आप मेरी प्यारी मम्मा हो ना, आपके लिए मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, अभी ये तो होता रहेगा, गेस्ट तो आते रहेंगे, प्लीज पहले मेरे लिए ये कर दो, है ना। तो बच्चे का लेवल बढ़ता जाएगा। कई बार हम क्या सोचते हैं कि अप टिल नाउ टुडे आई विल ट्राई दिस, हाँ प्लीज टेस्ट कीजिए सोनी, आप प्लीज सोनी अगर हो सकता है तो आप अनम्यूट करके बीच में बोल लिया कीजिए। तो आपको डिस्टर्ब नहीं हो उसके मैंने मैसेज में टाइप कर दिया। हाँ, up till now my daughter share most of the problems with me. You are blessed, I must say। अगर आपकी बेटी आपसे सब कुछ शेयर करती है, आप ये ध्यान रखिए आपका रेस्पॉन्स कैसा रहता है। हर बार उसकी बात सुनते ही रिएक्ट करना या लेक्चर देना या सजेशन देना नहीं है। कई बार उसकी बातों को सिर्फ सुनिए, हाँ अच्छा ऐसा हुआ, ओके। जब आपको लगे वो किसी बात से परेशान है, उसे वैलिडेट कीजिए। ओ ऐसा बोला तुम्हारी फ्रेंड ने, हाँ तुम बहुत अपसेट होगी ना इस बात से, मेरा भी मेरी फ्रेंड से बहुत झगड़ा हो जाता था ना, तो मैं बहुत सैड हो जाती थी। उसे लगेगा मेरी मम्मा मेरी बात समझ रही है। अगर कहीं आपको फील होता है कि मुझे उसे इस चीज के लिए सजेशन देनी है, बाद में दीजिए, अगले दिन 2 दिन बाद पास बैठ के वो टॉपिक्स रीस्टार्ट करके। इमीडिएट अगर हम रेस्पॉन्स देने लगते हैं ना, तो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि अरे अभी कुछ बताऊंगी और मम्मा का ना लेक्चर शुरू हो जाएगा।
मैम उसका अभी बर्थडे, आपको मैंने चैट में लिखा है, देखो उसका बर्थडे है हाँ अभी। तो अभी हाँ उसने क्या किया, उसको वो ना डैड को डिमांड करी, मुझे नहीं करी, उसको मैंने मना किया ना, तो अभी वो हाँ। डैडी को पटा रही है। ओके ओके। तो अब आप ये सोचिए, आपने मना किया है उसको ड्रेस दिलाने से, तो क्यों किया है? सच में नहीं दिलानी है? नहीं दिला उसको सकते हैं? मैंने बोला ऑलरेडी न्यू क्लोथ्स है उसके पास, अभी हाँ जो शादी में लिए थी ना वो ऑलरेडी है। तो उसको है। मैंने कहा कि आपको नेक्स्ट मंथ बाद में लेंगे, अभी ऑलरेडी है आपके पास, अभी 2 ड्रेस नहीं पड़ी है। तो भी वो कह रही कि नहीं मम्मा, ऐसे बर्थडे तो बहुत स्पेशल होता है ना, तो मुझे आप राइट। दिला दो। तो उसे अभी सेम क्या कि उसके डैडी सिचुएशन। को बोल रही, तो या। अभी वो डैडी को बोल रही है कि डैडी देखो मम्मा ऐसे बोल रही तो आप दिला दो करके, हम्म। ऐसे बोल रही है। तो तो ये अभी इसमें चीज क्या मैंने करना चाहिए? लास्ट क्लास में मैंने शायद थोड़ा सा सेम बात बताई थी, और अभी हम बर्थडे ड्रेस की ही बात कर रहे थे। तो अगर आपको नहीं दिलानी है, तो आप अपने हस्बैंड से ये बात कीजिए कि नहीं दिलानी है, इसके पास ऑलरेडी ड्रेसेस है, मैंने उसे मना किया है, तो वो आपको प्लीज 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 करे, तो अभी आप हाँ मत बोलना। आप जब दिलाना चाहते हो कि अगले महीने या 6 महीने बाद या दिवाली पे दिलाएंगे या होली पे, वही बात बोलना। तो ये आपके और आपके हस्बैंड के बीच में सहमति होनी चाहिए कि मैंने ओके मैम। मना किया है, तो आप भी अभी मना करना, आप भी यही बोलना बेटा अगले महीने दिलाएंगे। राइट। तो आप ठीक है दोनों मैम। का कंसेंट होना बहुत जरूरी है, दोनों एक ही दोनों बात पे बात एक ही पेज करेंगे। पे रहना चाहिए, दोनों को एक ही पेज पे रहना चाहिए दोनों बस। को एक ही पेज पे रहना, और ये बात बच्चे के सामने नहीं करनी है, आपस में कर लो ओके मैम। ओके मैम। कि मैंने मना किया है, अभी उसके पास है ऑलरेडी, 2 महीने बाद दिलाएंगे, तो पापा भी वही बात बोलेंगे। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट आपको भी करनी है और हस्बैंड को भी, स्टिमुलाई बढ़े तो रेस्पॉन्स चेंज नहीं करना है। वो प्लीज प्लीज करेगी या रोने लगेगी या शायद इमोशनल डायलॉग बोले कि अरे तो क्या हुआ, नई ड्रेस पड़ी है, मेरा बर्थडे कितना स्पेशल है, आपके लिए मेरा बर्थडे स्पेशल नहीं है। पर आपको पिघलना नहीं है फिर अगर नहीं बोल दिया तो। बेटा हम्म। आपका बर्थडे हमारे लिए बहुत स्पेशल है, आप भी हमारे लिए बहुत स्पेशल हो, और आप इतने स्पेशल हो कि आप वो वाली ड्रेस पहनोगे ना तो भी उतने ही ब्यूटीफुल लगोगे। अभी नई ड्रेस ले लोगे तो आपको ऐसा उस समय ये फील नहीं आएगा, उस समय दिलाएंगे आपको एक नई ड्रेस, ऐसे करके जो भी आपके रीजंस हैं। पर फिर एक बार मना किया तो उसी पे रुकिए। तो ओके धीरे मैम। धीरे ऐसा 4 या 5 बार किसी ना किसी इंसिडेंट पे हो जाएगा, तो बच्चे का ब्रेन कंडीशन हो जाएगा कि मम्मी पापा ने अगर एक बार कोई बात के लिए मना किया है, कोई कारण है, तो मेरे रोने चिल्लाने या इमोशनल डायलॉग बोलने से सिचुएशन बदलेगी नहीं। ठीक है। हम्म। इसका एक बड़ा कारण क्या है, रितु आपकी भी डॉटर शायद छोटी है अभी। कई बार हम क्या सोचते हैं कि अभी तो बच्चा छोटा है, 10 साल का ही तो है, 8 साल का ही तो है, अभी तो बच्चे जिद करते ही हैं इस एज में, जब बड़ा होगा तो धीरे धीरे समझ जाएगा, ऐसा जनरली हम सोचते हैं। बट ऐसा होता नहीं है। जैसे तो जैसे मैम तो बच्चा। स्कूल हम्म। में ना ये लोग स्टेशनरी बहुत सारा कैरी करते हैं, और सब बच्चे लेके आते हैं एक साथ स्टेशनरी ना, कम से कम ½ kg या 1 kg की पेन्स हाइलाइटर लेके जाते हैं। उसको मैंने हम्म। बहुत बार मना किया है, तो वो बोलती है कि सारे फ्रेंड्स सभी लोग लेके आते, फिर हम्म। अगर मैं लेके जाऊंगी तो फिर ऐसा अच्छा नहीं लगता करके। तो इतना 1-1 किलो का पूरा, लाइक 6-7 अलग टाइप की पेन, हाइलाइटर वो डेली कैरी करती है, और मेरे मना करने के बाद भी वो सुनती ही नहीं है। ऐसी उसके लिए बहुत क्या? सी चीजें होती हैं छोटी छोटी जिस पे बच्चे नहीं मानते हैं, और उसका कारण यही है कि आउटर वर्ल्ड का तो इन्फ्लुएंस आएगा ही। अब हमें ना फिल्टर करके चलना है सोनी, हम हर चीज पे एक साथ काम करेंगे ना तो बच्चा थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होगा। अभी हम ये कर रहे हैं कि हमें पॉज देना सिखाना है, तो अभी आपने ड्रेस के लिए किया, उस पर टिक के रहिए। अब स्टेशनरी की बात आएगी, धीरे धीरे बढ़ेंगे। आप पीटीएम में टीचर से बात कर सकते हैं कि मैम आप थोड़ा सा एक बार क्लास में अनाउंस कर दीजिए कि एक्स्ट्रा स्टेशनरी ना लाए बच्चा, पेन पेंसिल है तो 2 ही लाए, हाइलाइटर है तो 2 ले आए, 10-12 ना लेकर आए। थोड़ा सा टीचर बोल देंगे। और थोड़ा कुछ चीजों में हमें समझना पड़ेगा कि ये बच्चों के साथ पीयर प्रेशर है, सारे लेके आ रहे हैं। अभी प्यार से समझा सकते, क्लास में कितने बच्चे हैं बेटा, 40, क्या 40 में से आप एक हो, उसके अलावा पूरे 39 बच्चे इतनी चीजें लेके आते हैं? हाँ वो नहीं। बोली सब मम्मी लेके आते, आज तो आके देख लो मुझे, ऐसे बोला हाँ। उसने, तो तो मैंने अगर पूछा ही। सारे लेके आते हैं तो कुछ चीजों में हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि हाँ बच्चा बहुत एक्सपेंसिव डिमांड्स ना करे, पर बैलेंस में रह के चल रहा है, ठीक है, हम उसे लॉजिक दे सकते हैं कि मैं तुम्हारी केयर करती हूँ इसलिए कह रही हूँ, वजन बढ़ जाता है, तुम कुछ बोला फिल्टर कर मैंने लो। सब, और हम्म। उसके बाद भी अभी भी जब भी स्टेशनरी में जाएगी ना प्रिंट आउट निकालने के लिए, तो वहां पे वो जिद करती है मुझे और एक पेन चाहिए। तो मैं उसको कहती हूँ हाँ। इतनी पेन ऑलरेडी कैरी कर रही है, तो अभी तुझे क्यों चाहिए? मम्मा मुझे चाहिए, अभी न्यू पेन लॉन्च हुई है, मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, ऐसे फिर। हम्म।
तो धीरे धीरे काम करेंगे हम। अभी ड्रेस वाले मुद्दे पे आप काम कीजिए, स्टेशनरी वाले पे ये करेंगे कि जो ले जा रही है उसको तो रोकिए मत एकदम से, क्योंकि सारे बच्चे ला रहे हैं तो बच्चा पीयर प्रेशर फील करता है। बट और मांग रही है, प्रिंट आउट चाहिए, नया पेन दिला दो, नहीं बेटा आज से प्रिंट आउट ले लो, नया पेन जब पुराना खत्म होगा तब मिलेगा, या नया पेन नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, अब नया सेशन शुरू होने वाला है। ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ना है। एक साथ सब हम्म, चीजों पे भी हम रोक टोक नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे तो कंडीशनिंग होगी। अब डॉगी को खाने के टाइम सिर्फ बेल बजाई तो वो कंडीशन हुआ, बेल भी बजा देंगे, म्यूजिक भी चला देंगे, कोई आदमी वहां पे लेके भी आ जाएगा सेम टाइम, तो डॉग का माइंड कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या हो रहा हम्म, है, एक साथ वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा। तो हमें बच्चे के दिमाग को कंफ्यूज नहीं करना है, उसे धीरे हम्म, धीरे एडेप्टेबल। अच्छा, जैसे ही हम क्लासिकल कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं ना, जब आपका रेस्पॉन्स वो समझने लगेगा, मैंने क्या कहा, 5 बार इन अ रो फॉलो कीजिए। आपने अभी ड्रेस के लिए किया, इस पे स्ट्रिक्ट रहिए, अपने हस्बैंड से बात कीजिए। इसके बाद हर महीने, 2 महीने, 15 दिन कोई और बात होगी उस पे कीजिए। छोटी छोटी चीजों पे मत कीजिए, हर छोटी चीज पे करने से बच्चा फ्रस्ट्रेट होता है। 5 किसी बड़ी इंसिडेंट पे उसने फील कर लिया कि अरे ड्रेस के लिए मना किया था तो बाद में नहीं दिलाई, या मुझे ये करना था तो नहीं करने दिया, तो इसका मतलब धीरे धीरे वो कंडीशन होने लगेगी कि हर चीज में जिद करने से या डिमांड करने से या पीछे पड़ने से नहीं मानते मम्मी पापा। ठीक है। और ओके कुछ ओके। ये कि कई बार ना वो छोटी छोटी चीजों की वजह से बच्चे क्लास में बुली होने लगते हैं। बुली मतलब सीवियर बुली नहीं, बट अरे इसके तो पापा दिलाते ही नहीं है, 2 ही पेन हमेशा लेके आती है, देख मेरे पास इतने सारे। ये चीजें भी बच्चों में बहुत होती है। तो हमें हर चीज पे रोक टोक नहीं करनी है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके चलना है। फाइन। तो अभी हम क्लासिकल ओके। कंडीशनिंग को समझेंगे, एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो देखेंगे। प्रीतु, ये जो मैंने दिखाया है यहाँ पे एक फ्लो चार्ट, ये आपको समझ में आया या कोई क्वेरी है आपकी? नहीं मैम, ये समझ में आ गया मुझे। एक्चुअली एक दूसरी क्वेरी थी कि मैम हाँ स्क्रीन टाइम पर डे कितना होना चाहिए, तो उसके ऊपर बाद में कोई आएगा टॉपिक, मतलब मुझे उससे हाँ रिलेटेड कोई बिल्कुल। डाउट था। तो मे बी दैट टाइम ठीक आई विल है। आस्क यू कि एक दिन में फाइन कितना फाइन। स्क्रीन टाइम शुड वी गिव, क्योंकि उसके बिना हाँ भी नहीं मानते, बट देन एक लिमिट वैसा हो जाता है फिर। राइट राइट। तो स्क्रीन टाइम पे एक टॉपिक है हमारा, एक दिन पूरी क्लास हम उसी पे कवर करेंगे। कुछ रूल्स, ओके कुछ मैम। चीजें और कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगी, उस पे बात करेंगे। फाइन। ओके मैम, तो ये यस। स्टिमुलाई और रेस्पॉन्स वाली चीज आप समझ पा रहे हैं। डॉग का एग्जाम्पल देने का पर्पस भी ये है कि जैसे उसका ब्रेन कंडीशन हो गया, तो हमारे बच्चे तो ह्यूमन बीइंग है, दे आर मच 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 मोर स्मार्टर देन अदर एनी स्पीसीज। तो जैसा हमारा रिएक्शन या रेस्पॉन्स होता है रिपीटेडली, धीरे धीरे हमारा बच्चा वैसा ही कंडीशनड हो जाता है कि ऐसा होता है तो मम्मी ऐसा करती है, ऐसा होता है तो पापा ऐसा करते हैं। ठीक है। कई बार बच्चे उस चीज का फायदा भी उठाने लग जाते हैं, इसीलिए मैं रिपीटेडली कहती हूँ कि आपके और आपके हस्बैंड के बीच में किसी भी चीज पे कोई डिस्कशन है या कोई कंसेंट है या डिसएग्रीमेंट है, तो बच्चे के सामने नहीं करना है, आपस में कर लो। बच्चे के सामने आप दोनों को एक पेज पर रहना है, एक डिसीजन पे रहना है। राइट। ओके अब एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे हम अभी। पेपर पेन है आपके पास, दोनों के पास? यस मैम है। फाइन। ओके। अभी ये एक्टिविटी थोड़ी सी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी है। आप अभी जहां भी हैं आज की डेट में, आपकी फैमिली लाइफ में, आपके करियर में, या आपकी पर्सनल कोई भी अचीवमेंट, करियर का मतलब जरूरी नहीं आप जॉब करते हैं, आप होम मेकर हैं तो आप कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं, वो भी आपका करियर है कि मुझे कुकिंग पसंद है तो मैं अपने बच्चों को, हस्बैंड को, सबको बहुत अलग अलग डिशेस बना के रोज सर्व करती हूँ और मैं खुश होती हूँ। अगर आपको खुद के लिए कोई हॉबी है, म्यूजिक, डांस या कुछ भी, तो मैं किटी पार्टी में जाती हूँ, वहां पे सबको पता है कि मैं अच्छा गाती हूँ, और कई बार वो डिमांड करते हैं मैं उनको गाना सुनाती हूँ, मुझे गुड फील होता है। तो कोई भी अचीवमेंट, ठीक है। आज आप जहां हैं पर्सनल लाइफ में, मेरे बच्चे ये कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड यहाँ हैं, आज के 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ चाहते हैं, वो आपको ब्रीफ में लिखना है, 2-3 लाइन में। मुझे मत बताइए, आप अपने पास लिख के रखिए। 10 साल बाद आप कहाँ चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि 10 साल बाद मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो मैं कोई जॉब ज्वाइन कर लूंगी और जॉब में मैं ये अचीव कर चुकी हूँ,
या मैं रहना तो होम मेकर ही चाहती हूँ, पर 10 साल बाद मेरे बच्चे ये बन रहे होंगे, इस कॉलेज में होंगे, या ये डॉक्टर इंजीनियर ये बनने के लिए उनका करियर शुरू हो चुका होगा। या आज हम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, 10 साल बाद मैं चाहती हूँ मेरा खुद का, मेरा और मेरे हस्बैंड का एक इंडिपेंडेंट बड़ा सा घर हो, हम ये वाली गाड़ी खरीद लें, मेरे पास 2-3 सर्वेंट हो। जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपकी इच्छा है, 2-3 लाइन में आप लिख दीजिए। 10 साल बाद आप अपने आप को और अपनी फैमिली को कहाँ चाहते हैं, अपने आप को ध्यान में रख के ज्यादा लिखिए कि मैं क्या होंगी 10 साल बाद। बहुत अच्छी मम्मा, बहुत अच्छी होम मेकर, बहुत अच्छी कोई एंटरप्रेन्योर। मैं कुकिंग का शौक है तो मैंने अपना कुकिंग क्लासेस शुरू कर दी, या मैंने जॉब ज्वाइन कर ली, जो भी लिखिए और मुझे बताइए कि डन। तो मैं आगे बताती हूँ क्या करना है। यस मैम, डन। डन। ओके। प्रीतु डन। यस मैम। ओके। अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो मुझसे शेयर कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो इट्स ओके, हम आगे बढ़े। ओके। 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ चाहते हैं, आपने लिख दिया, चाहे करियर है या पर्सनल लाइफ है। ओके। अब थोड़ा सा कड़वा है एक्सपेरिमेंट, लेकिन जस्ट अज्यूम, मैं अपने आप के लिए कर चुकी हूँ ये एक बहुत बड़ी इवेंट में। आंखें बंद करेंगे, अपने हार्ट पे अपना हाथ रखेंगे, 3 डीप ब्रीथ करेंगे, गहरी सांस। और इमेजिन, जिस दिन मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, आंखें बंद करके इमेजिन करना है, जिस दिन मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी और लोगों को पता चलेगा कि अब रजनी इस दुनिया में नहीं रही, तो लोगों का रिएक्शन क्या होगा, या लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। कोई बोलेगा अरे बहुत अच्छी लड़की थी, कोई बोलेगा उसका नेचर अच्छा था, कोई बोलेगा वो बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट थी, कोई बोलेगा वो खाना बहुत अच्छा बनाती थी। ऐसी 2-4 बातें इंपॉर्टेंट जो आपको लगता है, वो लोग जो आपको जानते हैं या आपसे जुड़े हुए हैं वो आपके बारे में ऐसा बोलेंगे या सोचेंगे। 1 मिनट, आधे मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए, अपने हार्ट पे अपना हाथ रख के इमेजिन कीजिए कि ये खबर आई है कि नाउ शी इज नो मोर, तो कौन आपके बारे में क्या सोचेगा या बोलेगा। जब आपने ये पल एज्यूम कर लिया, तो अपनी आंखें खोल के आप वहीं पे लिख दीजिए डायरी में। उसी डायरी में जहां आपने लिखा था कि 10 साल बाद मैं ये चाहती हूँ मेरी लाइफ में, वहीं पे नीचे लिख दीजिए कि लोग मुझे ऐसे याद करेंगे या मेरे बारे में ये बोलेंगे। डन। सॉरी मैम, मैंने मिस कर दिया। मैम, अभी डन। आपने क्या? शुड आई रिपीट? हाँ मैम, द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट इज, आपने अज्यूम किया आंख बंद करके कि जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे या क्या बोलेंगे, वो राइट। आपको लिखना है। आपने ऊपर हाँ लिखा मैम। था कि आप 10 साल बाद कहाँ होना हाँ चाहती हाँ हैं। मैम, वो देख लिया था अब हाँ, कि नीचे अब हाँ, आपको व्हेन ये आई एम लिखना ओल्ड, है, तो व्हेन व्हाट विल पीपल से व्हाट अबाउट विल मी, वो पीपल वाला लास्ट। थिंक अबाउट मी और से अबाउट मी व्हेन आई एम नॉट अच्छा। देयर। हाँ। ओके। ओके मैम। मैम, आई डन। ओके सोनी। सोनी, अगर आप भी कर सकते हैं तो कैमरा ऑन करके क्लास अटेंड किया कीजिए, तो थोड़ा एक्चुअली आप। मेरे पास एक्चुअली कन्वीनियंट नहीं है मैम कैमरा ऑन ओके। करना। ओके, नो इश्यूज।
थोड़ा सा उससे कनेक्टेड फील होता है, और कोई इशू नहीं है, बट इट्स तो ओके कल अगर से आप फिर इंटरेक्ट मैं, कर रहे हैं। हाँ मैं कल नो से रेडी प्रॉब्लम, होकर फिर बैठूंगी, जो ऐसे ही मैंने ना नो वैसे प्रॉब्लम, फोन भी नहीं किया। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट्स गुड, आई अप्रिशिएट। थैंक यू। जब हो जाए कंप्लीट तो आप बताइएगा। ओके सोनी, नो इश्यूज। आपको स्टेज फियर है तो आप ये सोच लीजिए कि आपने मुझे बता दिया, अच्छा हुआ है स्टार्टिंग लेवल पे ही। तो ये क्लासेस हम पेरेंटिंग पे कर रहे हैं, पर साथ साथ हम थोड़ा सा आपकी इमोशनल मेंटल हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं, जो हमें अभी पता नहीं चल रहा है, धीरे धीरे हमें चेंजेस फील होंगे। तो साथ में आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी काम कर लेंगे यहाँ पे। क्योंकि हम बहुत कम लोग हैं, 4-5 लोगों के सामने अगर आप कैमरा ओपन करके बोलेंगे, आप ये मत सोचिए कि कोई पढ़ा रहा है, मैं पढ़ रही हूँ, कोई प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे हूँ, फैमिली के साथ वीडियो कॉल करते हैं आप, वैसा सोच के आप कैमरा ऑन करेंगे तो यू विल फील कंफर्टेबल। शुरुआत वहीं से कीजिए, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कीजिए अपनी फैमिली को, ग्रुप कॉल। तो कैमरा फेस करने में आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। आप इस क्लास में वीडियो ऑन कीजिए, हम बहुत 4-5-6 लोगों के सामने हम आराम से बात कर सकते हैं कैमरा ऑन करके, नो थैंक इश्यूज। यू मैम। तो हो सकता है धीरे फ्रॉम धीरे एक टुमारो। महीने में कैमरा फ्रेंडली हो जाएं कि आप खुद अपने वीडियोस बनाने लग जाएं। मैम हो सकता है। बिल्कुल। कुड बी पॉसिबल। या डन विद द एक्टिविटी। यस मैम। प्रीतु, डन विद द एक्टिविटी। Yes, ma'am, done. अब आप लोग शेयर करना चाहेंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं, 1 लाइन 2 लाइन में अगर आप शेयर करना चाहेंगे कि आप 10 साल बाद कहाँ होना चाहते हैं, और आपके ना होने पर लोग आपको कैसे याद करते हैं। एक्चुअली मेरी डॉटर ना मैम वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए आफ्टर 10 years, और लाइक मैं स्ट्रेसफुल लाइफ एकदम फ्री जीना चाहती हूँ, और लाइक मैं एक हम्म, सैलून खोलना चाहती हूँ आगे जाके आफ्टर 10 years। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, और लाइक मेरे ये नहीं आपका होने से सपना लाइक, है। हाँ, हाँ मैम, हाँ हाँ मैम, और मेरे नहीं जी, होने से ना उनको ऐसे फील होगा कि मैं बहुत ही हेल्पिंग हूँ, केयरिंग हूँ, अच्छी कुक हूँ। आज वो फ्रेंड नहीं है हमारे साथ, वो हमेशा डिफिकल्ट सिचुएशन में हेल्प करती थी, आज वो नहीं, ऐसा फील करेंगे वो। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट। क्लैप फॉर योरसेल्फ, अपने आप के लिए क्लैप कीजिए और अपने आप की पीठ थपथपाइए। वेरी नाइस। प्रीतु आप बताएं। Yes, ma'am. मैम आफ्टर 10 years, मैम मैं एक्चुअली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, बट मुझे हमेशा हम्म, हेल्थ इंडस्ट्री में जाना है, तो मैंने बीच में एक कोर्स भी किया था उसके ऊपर। बट जस्ट दैट आई हम्म, थिंक मैं मतलब आई थिंक मतलब फैमिली लाइफ में बहुत ज्यादा ही बिजी हो जाती हूँ, मतलब विद किड्स, सो आई नीड टू स्टार्ट फोकसिंग on like I said ki I think I shared with you, like I want to या, focus on myself this year, हम्म, so most probably I want to focus on that, uh, राइट, like health industry, and probably join someone in the health industry and start a career in that if possible. राइट, राइट, So I see myself that मेरा उसी फील्ड में maybe I would have got into some career in the health. ग्रेट। और And क्या ma'am, लोग कहेंगे के बारे में, yes ma'am, sorry. कैसे लोग आपको याद करेंगे, इसके बारे में क्या Ma'am, लिखा है? ma'am, that's a mixed one. I think everyone
different people might have different opinions. Like kids might say, I'll miss my mom. Then husband might say, yeah, she was a good human being. But I feel that he keeps thinking that, I'm not working. So he feels like less of me due to that. That, I am not working. He thinks like home management is like not a big thing and everything. So maybe Right. he's concerned about me. So he wants me to, join back and anything. So yeah, so if I don't do anything about my career, then he might think that uh, like I'm managing home well, but I'm not doing good as a career in the career. Right. Right. And friends will think like, yeah, like she was a helping and caring person and all that. Yeah. Great. तो clap for yourself, Preetu, and pat your back. आप यहाँ क्लास में चाहे 4 लोगों के सामने ही अपनी बात शेयर कर रहे हैं. दिस इज द फर्स्ट माइलस्टोन यू हैव अचीव्ड. यू हैव द करेज टू एक्सेप्ट कि मैं क्या हूँ, क्या हो सकती हूँ और क्या नहीं हूँ. ये बोल पाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, हर कोई नहीं एक्सप्रेस कर सकता. तो ये आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ है. ठीक है. धीरे धीरे मैं ये थोड़ा सा मुझे कीड़ा है, तो मैं इमोशनल हेल्थ पे भी कहीं ना कहीं काम करती रहती हूँ हिडन वे में. तो वो आपकी पर्सनैलिटी पे भी काम करेंगे हम पेरेंटिंग के साथ साथ. अब इसको थोड़ा सा ऐसे सोचिए, हम अपने भी दिमाग की कंडीशनिंग कर रहे हैं. मैं क्या अचीव करना चाहती हूँ, ये मैंने क्यों बोला. जब मुझसे पूछा जाए कि 10 साल में मैं अपने आप को कहाँ पाती हूँ, तो मेरे सामने बहुत सारे माइलस्टोन आ जाते हैं. कुछ बचपन के सपने अधूरे हैं. मैं न्यूज एंकर बनना चाहती थी, तो मैं टीवी पे न्यूज बोलना चाहती थी बचपन से. तो मैं चाहती हूँ, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, लाइव किए हैं, ऑनलाइन किए हैं, स्टेज पे बहुत बार बोली हूँ. पर एक बार लाइफ में मैं न्यूज रीडर बन जाऊं, एक बार मैं कर लूं, मुझे खुशी होगी. या 10 साल बाद मेरा अपना बहुत बड़ा ऑफिस हो, सेटअप हो, क्लाइंट्स हैं, अपॉइंटमेंट लेके आ रहे हैं मेरे लिए, मैं बहुत बड़ी साइकोलॉजिस्ट हूँ. इस तरह के मैं बहुत सारे सपने देखती हूँ. लेकिन जब मुझसे पूछा जाए कि मैं नहीं रहूंगी तो लोग मुझे कैसे याद करेंगे, इमेजिन करना बहुत टफ है, वो भी इतने से टाइम में. इसके लिए आपको 10-15 मिनट का मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और विजुअलाइजेशन चाहिए, फिर आप इमेजिन कर सकेंगे. बट मैं बहुत जल्दी इसलिए कर पाई थी, जब पहली बार मैंने ये एक्टिविटी की. वी हैड शिफ्टेड फ्रॉम जयपुर टू मुंबई लास्ट ईयर. तो जब हम शिफ्ट हुए थे, तो हमारा सोसाइटी का एक ग्रुप था, व्हाट्सएप ग्रुप. वहां पे मोर देन 100 फैमिलीज, 120 फैमिलीज स्टे देयर. तो जब हमने ग्रुप पे ये अनाउंस किया कि ऑफिशियली नाउ इट्स अ टाइम टू से गुड बाय टू यू ऑल, वी आर लिविंग, और जयपुर को हमेशा याद करेंगे, हमारे दिल में जयपुर रहेगा, और वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी इन मुंबई, गुड बाय एवरीवन. ये छोटा सा मैसेज मैंने डाला ग्रुप पे. यू वोंट बिलीव, कम से कम 50-60 मैसेजेस वहां पर आए. एवरी मैसेज वॉज वेरी इमोशनल. Rajni, you touched our heart with your behavior. You are so polite. You are so soft spoken. ये वो बहुत सारे मैसेजेस आए. वी विल मिस यू, और ये इवेंट, वो तुम्हारे साथ बिताए हुए पल. बट 2 मैसेजेस वर देयर. एक मैसेज था जो जयपुर के राजघराने के राजगुरु हैं, वो हमारी सोसाइटी में रहते, दिया कुमारी, जो राजकुमारी है प्रिंसेस, उनकी फैमिली के राजगुरु हैं. वो अंकल बहुत ओल्ड एज है, हमारी सोसाइटी में ही रहते थे. उन्होंने सिर्फ एक लाइन लिखी, रजनी बेटा, हमेशा याद रखना, तुम अपने पीछे एक बहुत बड़ा शून्य छोड़कर जा रही हो. दिस वन सेंटेंस टच्ड माई हार्ट. मैं अपने पीछे शून्य छोड़कर जा रही हूँ, मतलब मेरे पीछे जो छूट गया है, उन्हें मेरे बिना शून्य जैसा खालीपन महसूस होगा. इतना मैंने उनकी लाइफ को भर दिया है, अपनेपन से या प्यार से या खुशियों से, वॉट एवर. दिस वॉज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी. एक और अंकल है, उन्होंने ये लिखा कि रजनी एंड प्रशांत, आप यहाँ पर कुछ सालों से हमारे बीच रहे एक आदर्श दंपति के रूप में, यानी एक आइडियल कपल. और आज तक मैंने अपनी लाइफ में इतना सुंदर कपल नहीं देखा. आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, आप दोनों एक दूसरे के पूरक हो. हमारे बच्चों से ज्यादा हम आपको प्यार करते. तो दीज 2 मैसेजेस वर देयर, जिनको पढ़ के आई क्राइड अ लॉट. कि पेरेंट्स से जितना प्यार मिलता है, उतना मुझे यहाँ सोसाइटी के लोगों से मिल रहा है.
दैट डे जब ये एक्टिविटी, हमारी एक बड़ी इवेंट हो रही थी, एक कॉन्फ्रेंस, वहां पे हमें ये एक्टिविटी कराई गई थी। तो ये होने के बाद उन्होंने रैंडमली पूछा कौन शेयर करना चाहता है। तो आई रेज माई हैंड, खड़े होके मैंने माइक पे बोला कि मैं ये चाहती थी कि 10 साल बाद मैं ये बनूं, वो करूं। लेकिन हाँ, जब मैं नहीं रहूंगी तो लोग मुझे ऐसे याद करेंगे। ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं कह रही हूँ, रियली लोगों ने ऐसा लिखा है मेरे बारे में। तो जो उस समय फैसिलिटेटर थे, उन्होंने ये कहा, ओके रजनी, आज आप जो भी हैं, आप पेरेंटिंग कोच हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, आप पत्रिका में लिखती हैं, आपका नाम बहुत से लोग जानते हैं, नाम से आपको पहचानते हैं, बट आप 10 साल बाद और बड़े हो जाओगे अपने करियर में। बट जब आप नहीं रहोगे, कितने लोग ये कहेंगे, रजनी बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट थी, रजनी बहुत अच्छा लिखती थी, रजनी के आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते थे। कितने लोग? मैंने कहा 10-20% लोग। बाकी के 80-90% लोग क्या कहेंगे? रजनी का नेचर कैसा था, रजनी की बोली भाषा कैसी थी, उसका व्यवहार कैसा था, वो लोगों को कितना रेस्पेक्ट देती थी। तो हियर इज अ बिग पॉइंट टू थिंक, मैं क्या हूं, वो मेरी अचीवमेंट्स हैं, वो सिर्फ मेरे लिए है। अगर मैं एक बहुत बड़ी डॉक्टर हूं, वेरी रिनाउंड सर्जन, मुझे लोग मेरे प्रोफेशन के लिए रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि ये बहुत बड़ी डॉक्टर है और बहुत अच्छा इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया था। पर बहुत बड़ी डॉक्टर होने पर, अगर आप खुद अज्यूम कीजिए, आप अगर किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत नाम सुना है आपने, आप गए, आपने 5-7 हजार रुपए तो सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने और उसी में फीस में ही लगा दिए, उन्होंने बहुत सारे टेस्ट लिख दिए, ओवरऑल 50-60 हजार का खर्चा हो गया, आप ठीक हो गए। क्या आप ये याद रखेंगे कि वो डॉक्टर ने बहुत अच्छी दवाई दी इसलिए मैं ठीक हो गया, या डॉक्टर ने आपको कैसे ट्रीट किया? अगर उन्होंने आपको 5 हजार रुपए फीस लेके भी आधा मिनट दिया, ये चेक किया, ये चेक किया, ओके ये टेस्ट करवा लीजिए, आई विल चेक द रिपोर्ट्स, बस। या फिर उसने आपको 1.5-2 मिनट का समय दिया, आपसे स्माइल के साथ बात की, पर्सनली, ओ हाय प्रीतु, कैसे हैं आप, बताइए क्या प्रॉब्लम है, ओ अच्छा ऐसा, नो इश्यूज, हम है ना, डोंट वरी, यू विल बी फाइन। फिर उन्होंने आपको चेक किया, प्रीतु मुझे 1-2 टेस्ट कराने पड़ेंगे आपके, और ये दवाई आप लीजिए, 3 days यू विल बी फाइन एब्सोल्युटली, ओके, एंड कम बैक विथ अ स्माइल। अब आपको वो डॉक्टर कैसा लगा? कहाँ डिफरेंस लगा? तो जब आप किसी को रिकमेंड करेंगे कि हाँ वो डॉक्टर अच्छा है, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? क्या डिफरेंस लगा यहाँ पे? सोनी, प्रीतु कुछ बताना चाहेंगे? दोनों डॉक्टर के बिहेवियर से आपने क्या ऑब्जर्व किया या आपको क्या फील हुआ? मैम कैन यू रिपीट, मैं सिंगल चली गई थी बाहर। अच्छा, मैंने एक सिचुएशन दी जिसमें आप बीमार हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बहुत बड़े हैं, रिनाउंड है, बहुत हाई फीस है, पर वो आपको 1 मिनट भी नहीं देते, आधा मिनट देते हैं, बिल्कुल आपको बताइए क्या प्रॉब्लम है, ओके ठीक है ये टेस्ट कराइए, ओके आई विल चेक, ये दवाई ले लीजिए। इस तरह से आपने उन्होंने आपको ट्रीट किया, दवाई दी। दूसरा एक डॉक्टर है जो आपको बहुत अच्छे से टाइम देते हैं, 1.5-2 मिनट, हंस के स्माइल के साथ आपसे बात करते हैं, ओके फाइन, हाय सोनी, हाउ आर यू, बताइए क्या प्रॉब्लम है, अच्छा ओके ये प्रॉब्लम है, नो इश्यूज, चेक करते हैं, फिर बोलते हैं डोंट वरी सोनी, 1-2 टेस्ट हम आपके करेंगे, आप 3 दिन में ठीक हो जाएंगे, ये दवाइयां लीजिए, और जब आप वापस आएंगे, कम बैक विथ अ स्माइल। तो दोनों डॉक्टर का बिहेवियर ऐसा था। कौन सा डॉक्टर या कौन सा बिहेवियर आप रिकमेंड सेकंड करेंगे? वाला अच्छा है ना मैम, जो आपको अच्छे से टाइम दे के ट्रीट कर रहा है और लाइक जान रहा है मेरी प्रॉब्लम क्या है और हम्म, सुन भी रहे। फर्स्ट वाले को तो सिर्फ अपने उसकी पड़ी है कि फीस दो और चले जाओ करके। करेक्ट, सेकंड वाला आपने वो सेकंड वाला ही अच्छा है। करेक्ट। रितु, सेम ओपिनियन? Yes, ma'am. Same opinion. Yes. ठीक है। तो आप ये सोचिए, वो डॉक्टर जो सिर्फ उसका काम है दवाई देना, और दवाई से तो डेफिनेटली हम ठीक हो ही जाते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस, और 1 या 2 मिनट आप उनसे मिले, स्टिल यू वुड प्रेफर टू गो टू अ डॉक्टर हु वेलकम्ड यू विद अ स्माइल, हु लिसन्स टू यू, वो आपको इंश्योर करता है डोंट वरी आई एम देयर, आप जल्दी ठीक हो जाओगे, वो आपको ज्यादा ठीक लग रहा है, करेक्ट?
और जो yes, आपको ठीक कर रहा है, लेकिन आपका टाइम भी बचा रहा है, आधे मिनट में ही आपसे बात कर ली, पर वो आपसे बहुत फ्रेंडली होके बात नहीं कर रहा है, स्माइल नहीं दे रहा और आपकी चीज को सुन नहीं रहा है, तो you don't feel to go to him या recommend him for others, right? नाउ इमेजिन आपके बच्चे कैसा फील करते हैं जब वो आपसे बात करते हैं, आपके पास आते हैं, अपनी कोई प्रॉब्लम लेके आते हैं या आपसे स्कूल की स्टोरी शेयर करना चाहते हैं। आप, कभी कभी होगा तो इट्स ओके, बच्चे भी समझेंगे आज मम्मा थक गई होगी या कुछ भी, बट एवरी टाइम आप उनके सामने स्ट्रेस्ड फील होंगे, एंग्जियस फील होंगे, या फिर मैं बिजी हूं, मुझे बहुत काम है, मुझे तंग मत करो, जाओ जाके अपना होमवर्क करो, या फिर अरे मेरा सिर दुख रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दिन भर क्या बोलती रहती है, कितनी कहानी सुनाती है। बच्चे कौन सी मम्मा चाहते हैं? जो फ्रेंडली मॉम। फ्रेंडली मम्मा। रिमेंबर वन थिंग, एक चीज होती है इमोशनल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस तो हम सब जानते हैं। इमोशनल फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा बच्चे से प्यार से ही बात करें, काम वॉइस में। इमोशनल फिटनेस का मतलब ये भी नहीं है कि आप कभी बच्चे को ना डांटें, और इमोशनल फिटनेस का मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल परफेक्ट पेरेंट हो जिसके पास बच्चे की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। नहीं, ऐसा मेरे साथ भी नहीं है। मैं डॉक्टर हूं तो क्या मेरा बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ेगा? पड़ सकता है ना। इमोशनल